नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक विश्व में चरवाहों की बात करेंगे। चरवाहे वे होते हैं जो जानवरों को जंगलों में चराने के लिए जाते हैं, जिन्हें हम कहीं गडरिया कहते हैं, अलग अलग नामों से हम जिन्हें जानते हैं। वे पशुओं को उनके भोजन तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिनसे पशुओं के जीवन में अच्छी उत्पादकता उनकी बढ़ती है और इससे वे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। ये जो चित्र है ये पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल में चलती भेड़ें है। और बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फुट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित एक प्राकृतिक चारागाह है। जाड़ों में ये बर्फ से ढक जाते हैं और अप्रैल के बाद ये हरे भरे हो जाते हैं। इस समय पर यहाँ पर घास और जड़ों और जड़ी बूटियाँ भी भारी मात्रा में मिलती हैं। सॉरी। मानसून तक इन चारागाहों में घनी हरियाली छा जाती है और चारों तरफ ही फूल दिखाई देने लगते हैं। हम इस अध्याय में विश्व के अन्य घुमंतू चरवाहों के बारे में भी पढ़ने और समझने वाले हैं। अब यहाँ पर घुमंतू चरवाहों और उनकी आवाजाही पर बात करते हैं। जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल। अब यहाँ पर आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है। आप नोट्स में लिखते जाइए मेन पॉइंट्स। जैसे जम्मू और कश्मीर में जो भेड़ बकरियाँ चराने वाले चरवाहे हैं वे कौन हैं, तो वे गुज्जर और बकरवाल समुदाय है। ठीक है। जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़े रखते हैं। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं के होकर रह गए, यहीं बस गए। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ी बर्फ से ढक जाती तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते। जाड़ों में निचले इलाकों में मिलने वाली सूखी झाड़ियाँ ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते, गर्मियों के चारागाहों के लिए। इस सफ़र में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते। जैसे ही गर्मियां शुरू होती, जमी हुई बर्फ की मोटी चादरें पिघलने लगती और चारों तरफ हरियाली छा जाती। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास में मवेशियों का पेट भी भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते। इस बार वे वापस अपने जाड़ों वाले ठिकानों की तरफ नीचे की ओर चले जाते। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती तो वे निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते। पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश में इस समुदाय को गद्दी कहते थे। हिमाचल प्रदेश में इस समुदाय को क्या कहते थे? गद्दी। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जिस समुदाय को गद्दी कहते हैं, मूल रूप से वह समुदाय क्या है? चरवाहा है। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मियाँ लाहौल और स्पीति में बिता देते थे। जब बर्फ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते थे। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते थे। वापसी में वे लाहौल माफ़ कीजिएगा। वापसी में वे लाहौल और स्पीति के गांव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते थे। दोस्तों, आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे होंगे। ये जो घर आपको दिख रहा है ये इन लोगों के मंडप है। जब ये निचले क्षेत्रों में आते हैं तो ये इस तरह के मंडप बनाकर रहते हैं और इससे ये अपना जीवन जीते हैं। अब यहाँ पर आप इनकी भेड़ें देख सकते हैं और ये जो घाटी आपको दिख रही है
ये घाटी है हिमाचल प्रदेश स्थित पालमपुर के पास उल्लड़ घाटी ये आपको देखने को मिल जाएगी। इस बीच वे गर्मियों की फसलें काटते और सर्दियों की फसलों की बुवाई करके आगे बढ़ जाते। यहाँ से वे अपने रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले चारागाहों में चले जाते और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियों लेकर वे दोबारा गर्मियों के चारागाहों की तरफ रवाना हो जाते। यानी कि जब बर्फबारी या फिर ठंड का मौसम आता है उस दौर में तो ये निचले वाले हिस्सों में रहकर रहने लगते हैं और जब गर्मी का मौसम आने लगता है तो ये पहाड़ों में जाकर रहने लगते हैं। दोस्तों आइए अब जरा और पूर्व की तरफ चलें। गढ़वाल और कुमाऊं के गुर्जर चरवाहों में भावर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों बुग्याल की तरफ चले जाते थे। भावर का मतलब गढ़वाल और कुमाऊं के इलाकों में पहाड़ी के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाला शुष्क या सूखे जंगल का इलाका। वहीं बुग्याल का मतलब है ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चारागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं बस गए। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारागाह बदलते रहने का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदायों में दिखाई देता था। यहाँ के भेड़िया शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। यहाँ पर भेड़िया शेरपा और किन्नौरी ये भी चरवाहा समुदाय है, इस बात का ध्यान रखना। ये सभी समुदाय मौसमी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चारागाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब एक चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती थी तो किसी और चारागाह की तरफ चले जाते थे। इस आवाजाही से चारागाह ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और उनमें दोबारा हरियाली की ज़िंदगी आ जाती थी। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कपास जैसे आपको दिख रही है, तो ये कपास नहीं है भाई साहब, ये भेड़ के जो ऊन है वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, भेड़ के ऊन है। ठीक है, यहाँ पर पहले भेड़ को अच्छे से शैम्पू साबुन से नहलाते हैं ताकि उसके बाल अच्छे से शाइन करें और फिर उसके बाद उनके बालों को काटा जाता है। पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में बात करें तो चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं थे, वे पठारी मैदानों और रेगिस्तानों में भी थे। धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छे से प्लीज़ लिखते जाना कि कौन सी चरवाहा समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो जो धंगल समुदाय है, चरवाहा समुदाय, ये कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। उनमें से ज़्यादातर गडरिये या चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। धंगर गडरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्ध शुष्क इलाका था जहाँ बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी की खास उपजाऊ भी यहाँ पर नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कटीले झाड़ियाँ होती थी। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ कुछ और नहीं उगता था। मानसून में यहाँ पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बंजारे बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी के बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। कोंकणी किसान भी इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते थे उसी समय कोंकण के किसानों को करीब की फसल काटकर अपने खेतों में रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाने का काम होता था। अब यहाँ पर आप पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान
में चलते राइका समुदाय के ऊँट देख सकते हैं। यानी कि ये सफ़ेद कपड़े पहने जो भाई साहब इन ऊँटों को चरा रहे हैं, ये किस समुदाय से है? तो ये है राइका समुदाय से। और ये समुदाय आपको कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है पश्चिमी राजस्थान में। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़े हम तो अभी हमने दो फसलों की बात करी, रबी खरीफ की। तो रबी का मतलब होता है जाड़ों की फसल जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है। रबी आने की, जैसे अभी ठंड चल रही है जिस समय पर ये वीडियो बन रहा है, ये 30 नवंबर है आज, तो अक्टूबर में कट जाती है भैया मक्के वगैरह, और फिर उसके बाद में लगती है गेहूँ और सरसों आदि जो फसलें लगती हैं जो गर्मी के दिनों में कटती हैं, वो रबी की कहलाती है। और सितंबर अक्टूबर में जो बारिश की फसलें लगती हैं वो खरीफ की फसलें कहलाती हैं। डंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों के बीच बच रह गई ठूठों को खाते थे। ठूठ यानी कि पौधों की कटाई के बाद ज़मीन में रह जाने वाली जो उनकी जड़, उनके डंठल होते हैं, उन्हें खाते थे। कोंकणी किसान डंगरों को चावल भी देते थे जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाकों में ले जाते थे, क्योंकि वहाँ इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे। मानसून की बारिश शुरू होते ही डंगर कोकड़ और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़ें गीले मानसूनी हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार और घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। इनमें मवेशियों, भेड़ बकरियों और गडरियों का ही बसेरा रहता था। यहाँ गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरमा और कुरवा समुदाय भेड़ बकरियाँ पालते थे और हाथ से बुने कंबल बेचते थे। यानी कि गोला, कुरमा और कुरवा, ये गडरिया समुदाय आपको कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के पठारी इलाकों में। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी अपनी जगह बदलते थे। सूखे महीनों में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चल देते थे। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे, वे सिर्फ भैंसों को ही रास्ता सकते थे। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाया जाता था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो राजस्थान की जो राइका समुदाय है उसके विषय में हम यहाँ पर बात करते हैं। सॉरी, राजस्थान के रेगिस्तान में राइका समुदाय रहता था। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होती भी थी तो बहुत कम। इसलिए खेतों की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल नहीं होती थी। इसके चलते राइका खेती के साथ साथ चरवाही का काम भी करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के राइका अपने गांवों में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वही चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर आते आते ये चारागाह सूखने लगते थे। नतीजन ये लोग नए चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही लौटते थे। राइकाओं का एक तबका ऊँट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे। इस तरह हम देख सकते हैं कि चारागाह समुदाय अपनी ज़िंदगी चीज़ों को काफ़ी सोच समझकर आगे अपनी ज़िंदगी कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। यहाँ पर आप ऊँट के साथ में एक ऊँट पालक का चित्र देख सकते हैं। और ये जो थार का रेगिस्तान है, यहाँ पर आपको इस इलाके में ऊँट पालकों को मारू यानी कि रेगिस्तान, राइका और उनकी बस्ती को ठंडी डंडी कहा जाता है। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए ऊँट के साथ में उनके पालक और पालक के साइड में उनकी पालिका है।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो जैसलमेर है वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला भरता है, राजस्थान में। आगे अब हम देखते हैं। मारू राइकाव की वंशावली बताने वाला एक व्यक्ति होता था, जो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद में इन तस्वीरों को देखिए, चारावाह की तलाश में ये कैसे निकल रहे हैं। औपनिवेशिक शासन और चारागाहों का जीवन। H.S. गिब्सन वन उप संरक्षक दार्जिलिंग के थे। 1913 में इन्होंने लिखा, चारावाही के लिए प्रयोग किए जा रहे जंगल को किसी और काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा और वहाँ से इमारती लकड़ी तथा ईंधन इकट्ठा नहीं किया जाएगा, जो मुख्य वन उत्पाद होते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चारागाह सिमट गए, इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगी और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धि हुई। खेती और उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पेशे और हुनर का भी बहुत बुरा असर पड़ा। अब हम देखते हैं ये कैसे हुआ। यहाँ कुछ कारण हैं। पहला कारण यह है कि अंग्रेज सरकार चारागाहों को खेती की ज़मीन में तब्दील कर देना चाहती थी। ज़मीन से मिलने वाली लगान उनकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इन चारागाहों में वे जूट यानी कि पटसन, कपास, गेहूँ और अन्य खेतीहर चीज़ों के उत्पादन में भी इजाफा कर सकते थे, जिनका वे इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्यात कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। अंग्रेज अफसरों, निर्यात मतलब कि भेजना होता है और आयात मतलब कि लाना होता है, ठीक है। तो वे इंग्लैंड भेज सकते थे यानी कि निर्यात कर सकते थे। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की ज़मीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। उससे न तो लगान मिलता था और न ही उपज। अंग्रेज ऐसी ज़मीन को बेकार मानते थे, उसे खेती के लायक बनाना ज़रूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में परती भूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतिहर ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई और जब इस ज़मीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर ज़मीन चारागाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे। इस तरह खेती में फैलाव से चारागाह समटने लगे और चारागाहों के लिए समस्याएं पैदा होने लगी। सॉरी। दूसरी बात करें तो 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित हो चुके थे। इन कानूनों की आड़ में सरकार ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर रही थी, जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ियां पैदा होती थी। इन जंगलों में चारागाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई थी। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में चारागाहों को चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगी रही। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की नई कोपलें नष्ट हो जाती हैं। उनकी राय में चारागाहों के रेवड़ छोटे छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। वन अधिनियमों ने चारागाहों की जिंदगी बदल डाली। परंपरागत अधिकार क्या है? परंपरागत अधिकार वे हैं जो परंपरा और रीति रिवाजों के आधार पर
अधिकार मिले हों वे परंपरागत अधिकार कहलाते हैं। जो चरवाहे थे अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारों का स्रोत बनते थे। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहाँ भी उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगलों में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी और वह जंगलों में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहाँ चारा कितना ही हो, घास कितनी भी क्यों ना हो और चारों तरफ घनी हरियाली हो। उन्हें इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। तीसरे कारण की ओर चलें तो अंग्रेज अफसर घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। वे गांव-गांव जाकर अपनी चीज़ें बेचने वाले कारीगरों व व्यापारियों को अपने रेवड़ के लिए हर साल नए-नए चारागाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदलने वाले चारागाहों पर यकीन नहीं करते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गाँवों में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हो। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उसको नियंत्रित करना ज़्यादा आसान था, जो एक जगह टिक कर रहती हो। ऐसे लोगों को शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी घोषित मतलब कि अपराधी की श्रेणी में घोषित कर दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गांव बस्तियों में बस जाने का हुक्म दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम पुलिस उन पर सदा ही नज़र रखने लगी। चौथा कारण यह था कि अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के विकास, नमक खरीद फरोख्त की चीज़ों और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले एक-एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज़्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य में ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेज़ी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। 1850 से 1880 के दशक के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंप दिया जाने लगा और ठेकेदारी पाने के चक्कर में ठेकेदार सरकार को जो पैसा देता था उसे वो जल्द से जल्द वसूलना चाहता था। इसके चलते वह लोगों पर ज़्यादा कर की मांग करता था और उनका शोषण करता था। हर एक चरवाहे को एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चारागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहे को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चारागाही के साथ कितने जानवर है, चरवाहे के साथ कितने जानवर है और उसने कितना टैक्स चुकाया है, इस बात को उसके पास में दर्ज कर दिया जाता था। अब हम यहाँ पर दूसरा टॉपिक जो है वो देखते हैं 2.1 इन बदलावों में चारागाहों की ज़िंदगी किस तरह से प्रभावित हुई। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन चीज़ों की वजह से चारागाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चारागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेती में बदल डाला जाने लगा, वैसे वैसे चारागाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ
कि गडरियों और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसा नहीं पाल सकते थे। सॉरी। जब चारागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे खुचे चारागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि चारागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। अब तक तो घुमंतू चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही इस इलाके में चराते थे और उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चारागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों के कारण चारागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चारागाहों का स्तर गिरने लगा। अब आप यहाँ पर से कुछ विशेष प्रकार की इनको देख सकते हैं, जैसे गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर में है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में है, भेड़िया गुज्जर ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जा रहे हैं। उत्तराखंडी है ना, एक बार मैं मैप में देख लेता हूँ। हाँ, ये उत्तराखंडी है। उत्तराखंड में ये मिल जाते हैं आपको। इधर राजस्थान में रायका बंजारे मिल जाएंगे, और गुजरात में आपको मरुस्थल में मलधारी मिल जाएंगे। ये मुख्य रूप से गाय चराने वाले होते हैं और इन्हें मालधारी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में भी आपको बंजारे मिल जाएंगे। बंजारे आपको मध्य प्रदेश, वैसे तो बहुत सारी जगहों पर है, लेकिन मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश राजस्थान में आपको मिलेंगे। इधर आपको अरुणाचल प्रदेश में मोनपा है, और ये महाराष्ट्र में धंगर है, और ये आपको आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की बॉर्डर पर आपको कुरुबा और गोलल्ला देखने को आपको ये मिल जाएंगे। और अब तो हम ये कह सकते हैं कि तेलंगाना भी इसमें एक शामिल राज्य है, क्योंकि ये 3 राज्यों में आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर चारागाहों की बेहिसाब इस्तेमाल अंग्रेज़ों ने किया और उसका जो सिस्टम था वो बिगड़ गया, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान प्रकृति को होने लगा। दोस्तों, चारागाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऊंट और भेड़ पालने वाले रायका 1947 के बाद न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और न तो सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया। जाहिर है कि अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे, जहां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते थे। इसी समय खेतों को खाद की भी ज़रूरत रहती थी, और उन्हें इन जानवरों के मलमूत्र मिल जाते थे। समय गुजरने के साथ साथ कुछ धनी चरवाहे ज़मीन खरीदकर एक जगह बसकर रहने लगे। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, वे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। इन सबके बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिंदा है, बल्कि हाल के दशक में कई जगह तो उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जब किसी इलाके के चारागाहों में उनके दाखिल होने पर रोक लगा दी जाती, वे अपनी दिशा बदल लेते, जेवर छोटा कर लेते और नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे करने भी लगते। बहुत सारे परिस्थिति विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यावहारिक रास्ता है। बहरहाल, चरवाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए, दुनिया के बहुत सारे इलाकों में भी नए कानून और बसाहट के नए तौर तरीकों ने उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलावों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में ढर्रा बदलने पर मजबूर किया है।
आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देशों के चरवाहों ने क्या रास्ते अपनाए, ये भी हमारे दिमाग पर बैठना चाहिए। तो भैया नींद आ रही हो तो अपने आप को एक रहट्टा मार लो और वापस इस वीडियो में आ जाओ, है ना। तो चलिए वापस आते हैं वीडियो में और देखते हैं अफ्रीका में चरवाहा जीवन। मुझे थोड़ा सा जुकाम हुआ है, गला बैठा हुआ है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी अलग आ रही होगी, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। आइए अब ज़रा अफ्रीका की तरफ चलते हैं, जहाँ दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती है। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी कमाने के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित है। इनमें बोदुइन्स, बर्बेरस, मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय शामिल हैं। अब तुर्काना समुदाय अगर आए विकल्प में और देश दिए रहे तो आप तो तुर्की लगा देंगे, लेकिन ध्यान रखना कि तुर्काना कहाँ की गडरिया जाति है, ये है अफ्रीका की। इनमें से ज़्यादातर का अब अर्ध शुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तान में रहते हैं, जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़ व गधा पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने से कोई धंधा भी करते हैं। हिंदुस्तान की तरह ही अफ्रीका में चरवाहों की ज़िंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए, और वो बदलाव क्या थे ये भी आपको देखना चाहिए। तो भैया अपने जो स्क्रू होंगे अपने दिमाग के, वो थोड़े से टाइट कर लो ताकि ये दिमाग की बातें दिमाग में रहे, बाहर न जाए। देखिए मसाई लैंड, जिसके पीछे आपको किलिमंजारो पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, ये जो पहाड़ है ना, यह है किलिमंजारो, ठीक है। और जो यहाँ पर आपको ये मैदान दिख रहा है ना, ये है मसाई लैंड। अब यहाँ पर जो लोग पाए जाते हैं वो मसाई जनजाति के लोग पाए जाते हैं, और ये लोग यहाँ पर अब खेती वगैरह करने लगे हैं। अब हम यहाँ पर से देखते हैं, तो यहाँ पर देखो दोस्त, अगर आपको अफ्रीका का मैप का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो आप इस मैप का इस्तेमाल कर पाओगे, और अगर आपको मैप का ज्ञान नहीं होगा तो फिर वही है कि राम राम कर लो भैया, और इस मैप में अपने हिसाब से जो सोचना वो सोच लो और चुपचाप वीडियो को आगे कर लो। लेकिन मैं अगर अपनी तरफ से आपके लिए थोड़ी सी मदद करूं तो मैं आपको कुछ बता सकता हूं, जैसे जो बरबेसस आपको दिख रहे हैं, तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, तो ये है भैया, ये जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये मोरक्को का क्षेत्र है। मोरक्को का क्षेत्र, मोरक्को और अल्जीरिया, ये और ये मोरक्को है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला अल्जीरिया है। और साथ में ये मूस जो गडरिया आपको दिख रहे हैं, तो ये चरवाहे जो पाए जाते हैं, ये मेरितानिया नाम का जो अभी अफ्रीकी देश है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। वहीं हम बात करें ताऊरेंग की, तो ताऊरेंग आपको मिलेंगे अल्जीरिया और माली की बॉर्डर पर। साथ ही बोदा बेफुलानी आपको मिलेंगे नाइजर और माली की बॉर्डर पर। साथ ही बेदुइन की बात करें तो बेदुइन आपको मिस्र और लीबिया की बॉर्डर पर मिलेंगे। मुख्य रूप से तो ये इजिप्ट में ही है, यानी कि मिस्र में है, लेकिन ये काफ़ी हद तक आपको थोड़े बहुत आपको लीबिया में भी मिल जाएंगे। लीबिया बोले तो ये इधर साइड में ये पड़ोसी देश, ठीक है। अब उसके नीचे आपको बेजा, कावाबिस और डानाक्विंकल आपको दिख रहे हैं, तो भैया ये देश कौन सा है, तो ये सूडान है। कावाबिस आपको थोड़े बहुत सूडान के साइड में चाड है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे।
सोमालिया आपको तो सोमालिया और इथोपिया में देखने को मिलेंगे। सोमालिया, इथोपिया हो गया और जिबूती हो गई। और इन देशों को क्या कहा जाता है? इन देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ये छोटी सी चोंच आपको दिख रही है सोमाली की, ये देश की, यहाँ पर से ही आपको लाल रेड सी होते हुए आप यहाँ पर से मिस्र के पास से सुएज नहर से निकलते हुए मेडिटेरियन सी होते हुए आप यूरोप जाते हैं। इसलिए अगर आप अफ्रीका में प्रवेश करते हैं और इधर से आप अगर यात्रा करते हैं तो सबसे पहले आपको यही मुंह दिखता है। और ये चोंच जो है इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी इसलिए कहते हैं। और सोमालिया के लुटेरे भी बहुत ज़्यादा फेमस है इस इलाके में। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर देशों के बारे में भी बताया गया है कि कौन सा देश है। इसलिए नीचे वाले मैप में भी आप आसानी से समझ सकते हैं। छोटी तस्वीर इंसेट में कीनिया और तंजानिया के मसाइलो इलाका को दर्शाया गया है। मसाइयो इलाका को ये छोटी तस्वीर में दिखाया गया भी है ना। ये छोटी तस्वीर में क्या है? मसाइयो का इलाका है। अब ये आपको जितने भी चरवाहे दिख रहे हैं आपको उत्तर के साइड में दिख रहे हैं अफ्रीका में। और उत्तर के साइड में पूरा डेजर्ट है। उत्तर के साइड में आपको हरा भरा ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। आपको ये जो बीच में ये दिख रहा है ना, ये पानी, इसके साइड में कांगो है। आपको इधर के साइड में ज़्यादा हरा भरा देखने को मिलेगा। ऊपर के साइड में ज़्यादातर रेगिस्तान है। इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के लिए एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए मसाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। मसाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी है। और पूर्वी अफ्रीका, इनकी बात हम ये कर चुके हैं इस वीडियो में। उगांडा, यहाँ भैया उगांडा है, तुर्कान है, ये विक्टोरिया झील आपको यहाँ पर दिख रही है। उसके आइट साइड के ये इथोपिया है। कुल मिलाकर केन्या, तंजानिया, बाली क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। इनमें से लगभग 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशमलव लाख, 3 लाख दक्षिणी कीनिया में और करीब 1.5 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशमलव लाख, 1,50,000 तंजानिया में रहते हैं। अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने किस तरह न केवल उनकी ज़मीन उनसे छीन ली बल्कि उनका काम भारी भी कर दिया। चारागाहों का क्या हुआ ये जानते हैं, उससे पहले ये पढ़ते हैं तांगयिका के बारे में। ब्रिटेन ने पहले विश्व युद्ध के दौरान उस इलाके पर कब्जा कर लिया जिसे जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाता था। 1919 में तांगयिका ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। 1961 में उसे आज़ादी मिली और 1964 में ज़ंज़ीबार के विलय के बाद उसे तंजानिया का नया नाम मिला और वो एक स्वतंत्र देश बन पाया। मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि उनके चारागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे हैं। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों स्टेपीज तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिरी में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मार काट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांगनिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मसाइयों को दक्षिण कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट कर रख दिया। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाइयों के पास जितनी ज़मीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहां ना तो अच्छी बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चारागाह थे। 19वीं सदी के अंतिम सालों से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार
पूरी अफ्रीका में स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चारागाह खेतों में तब्दील होने लगे। अंग्रेज़ों के आने से पहले मसाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उलट चुका था। बहुत सारे चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया। कीनिया के में मसाई मारा व सांबुरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेंटागरी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना मना था। इन इलाकों में न तो वे शिकार कर सकते थे और न अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मसाई अपने ढोर ढंचर चराया करते थे। मिसाल के तौर पर सेंटागरी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा का क्षेत्रफल मसाइयों के चारागाह पर कब्जा करके बनाया गया था। यहाँ पर आप मसाई प्रजाति के दो लोगों को देख सकते हैं जो चरवाहा का काम करते थे। ये आप देख सकते हैं और किस तरह से ये गाय चरा रहे हैं। जो इनका मसाई है, मसाई नाम माँ से निकला है। माँ साई का मतलब होता है मेरे लोग। परंपरागत रूप से मसाई घुमंतू और चरवाहा समुदाय के लोग हैं जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित रहते हैं। ऊंचे तापमान और कम वर्षा के कारण यह शुष्क धूल भरे और बेहद गर्म हालात रहते हैं। इस अर्ध शुष्क विषुवतीय इलाके में सूखे के हालात सामान्य हैं। ऐसे समय में बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। अफ्रीका की अन्य जगहों पर भी चरवाहों को इसी तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका में स्थित नामीबिया के काओकुलैंड चरवाहे परंपरागत रूप से काओकुलैंड और पास ही स्थित ओबाम्बोलैंड के बीच आते जाते रहते थे। ये लोग आसपास के बाजारों में जानवरों की खाल, गोश्त और अन्य वस्तुएं बेचा करते थे। नई भौगोलिक सीमाओं ने दूर दूर तक के इलाकों में उनके आने जाने पर पाबंदी लगा दी, जिससे उनका पहले की तरह दोनों इलाके में आना जाना पूरी तरह बंद हो गया। नामीबिया स्थित काओकुलैंड में घुमंतू पशुपालकों की शिकायतें थी। हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बस रोते रहते हैं, हमें कैद में डाल दिया गया है, हमें तो पता नहीं है कि हमें बंद क्यों किया गया है, हम जेल में हैं, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, हम दक्षिण से गोश्त नहीं ला सकते, खालों को बाहर नहीं भेज सकते। ओबाम्बोलैंड अब हमारे लिए बंद हो चुका है। हम लंबे समय तक ओबाम्बोलैंड में रहे। हमें अपने जानवरों को, अपनी भेड़ों को, बकरियों को वहाँ ले जाना चाहते हैं, पर सीमाएं बंद है। ये सीमाएं हमें मार दे रही है और हमारा जीना मुश्किल है। औपनिवेशिक अफ्रीका के बहुत सारे स्थानों पर पुलिस को चरवाहों के आने जाने पर नज़र रखने और उन्हें गोरों के इलाके में दाखिल होने से रोकने का बंदोबस्त किया गया था। नामीबिया में काओकुलैंड के चरवाहों के आने जाने पर पाबंदियां लगाने के लिए दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के एक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को ऐसा ही एक निर्देश दिया था। जब तक कोई बहुत खास हालात पैदा न हो जाए तब तक इन मूल निवासियों को इलाके में दाखिल होने के लिए पास जारी न किया जाए। इस आदेश का मकसद इलाके में दाखिल होने वाले निवासियों की संख्या पर अंकुश लगाना और उन्हें काबू में रखना है। इसलिए उन्हें सामान्य यात्री पास किसी भी हालत में जारी न किए जाए। अच्छे चारागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें मसाइयों को धकेल दिया गया था।
एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ कि चारागाहों का स्तर गिरने लगा, चारे की हमेशा कमी रहने लगी, मवेशियों का पेट भरना एक स्थायी समस्या बन गया। उनकी सरहदें बंद हो गई तो उन्हें क्या क्या समस्या हुई, आइए देखते हैं। 19वीं सदी में चारागाहों